हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल में। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है जून के अंदर, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट की, पेपर 2 कॉमर्स की, तो उनके लिए डेली 3 बजे 3 PM में लेके आती हूँ कॉमर्स की बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लास, ठीक है, जिसमें हम अपना जो यूनिट वाइज सिलेबस है वो कवर अप करते हुए चल रहे हैं। अभी तक की हमारी टोटल क्लासेस हो चुकी हैं 87 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमारी चल रही है 88 नंबर क्लास। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं या फिर जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाई है उनको मैं बोलूँगी कि आप जब फिलर फॉर्म के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है पेपर 2 कॉमर्स की सारी 87 अभी तक की क्लासेस, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आपके पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, जिसमें मैं बता दूँ अभी तक हमने कवर अप कर लिया है 3 यूनिट्स को अच्छे से कवर अप कर लिया है, और 40% जो हमारी अकाउंटिंग है उसको भी हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो चलिए मैं बताऊंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या हमने कर लिया है और अभी क्या चल रहा है, और आगे लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं छोटी सी बात, जो कि ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज़रूर से ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट, ओके। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है, कोई भी क्विज होती है, कोई भी गिव अवे होता है, ठीक है, या फिर कोई भी जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, बुक्स प्रोवाइड कराई जाती है, सबकी लिंक्स आपको एज अ अपडेट आपको मिलती है कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको कहीं इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जुड़े हुए हो चैनल के साथ तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, उसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। डेली जो क्लास होती है पेपर फर्स्ट की और जो हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है उसकी, तो कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल पे आपको पेपर 2 हमारे कॉमर्स की लिंक मिल जाती है। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे जितनी भी क्लासेस होती हैं आपकी पेपर फर्स्ट की, उन सभी की लिंक आपको मिल जाती है। उससे क्या बनी रहती है? आप सभी की कंसिस्टेंसी बनी रहती है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ गया तो ये रहता है कि भाई चलो क्लास शुरू हो गई है, हमें लेना है, तो उस अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बना रहता है और आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है, ठीक है। तो ज़रूर से फॉलो कर लेना। और उसके अलावा कोई आपको जो नोटिफिकेशंस आते हैं लाइक PhD एंट्रेंस के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उन सब के लिए जो फिलर फॉर्म का इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं कि फिलर फॉर्म प्रोवाइड क्या क्या करवाता है। जो स्टूडेंट्स डेली क्लासेस ले रहे हैं उन सभी को पता ही है, और बाकी जो नए हैं उनको भी मैं यहाँ बता देती हूँ। देखिए पेपर फर्स्ट की यहाँ पे चलती है टोटल 4 क्लासेस, जिसमें GK कवर कराया जाता है डेली बेसिस पे। जो भी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ आती है, जो भी रूल्स आते हैं, ठीक है, वो एज अ GK डेली बेसिस पे आपके लिए एज अ क्वेश्चन बना के लेके आए जाते हैं। उसके अलावा आपकी जो पेपर फर्स्ट की यूनिट 10 है उनकी क्लासेस लगती हैं यहाँ पे 11 AM। उसके बाद में 2 PM लगती है प्रैक्टिस MCQs पूरे के पूरी यूनिट 10 के, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, PYQs हो गए, उन सब की, ठीक है। और उसके अलावा जिनकी मैथ्स रीजनिंग वीक है उनके लिए यहाँ पे 9 PM डेली रहती है मैथ्स रीजनिंग की क्लास, जिसे भी आप अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं उनके लिए डेली 3 बजे मेरी क्लास रहती है। इसके अलावा पेपर 2 की भी जो हिस्ट्री है, हिंदी है और संस्कृत है, इनकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। तो कोई स्टूडेंट्स जो आपके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से जो हिंदी, हिस्ट्री या संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं।
क्लियर है सभी को इतना? चलिए आगे मैं बता देती हूँ कि 1 मई को जो अपकमिंग संडे है उसमें आपके लिए गिव अवे रखा गया है। इस बार कोई क्विज नहीं रखी गई है। इस बार आपको मिलेगी एक लिंक जहाँ पे जाके आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशंस है वो फिल करनी होगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो भी स्टूडेंट मस्ट होगा, मतलब देखा जाएगा कि किस स्टूडेंट को क्या दिया जाएगा। जो बुक है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी ऑफलाइन होम एड्रेस पे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसकी प्रोसेस। बाकी अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में और सर ने भी आपको ज़रूर से दे दिया है, राइट। तो आप वो वीडियो देख लेना, जो वीडियो शॉर्ट है उसमें पता चल जाएगा। उसके अलावा आप जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक आई है उसके बेसिस पे देख सकते हो। क्लियर है सभी को? चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जैसे कि अभी हमने बताया कि लास्ट 87 क्लासेस तक हमारी टोटल 3 यूनिट्स प्लस 40% अकाउंटिंग क्लियर हो चुकी, राइट। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि लास्ट जो 75 क्लासेस हुई है तब तक हमने 3 यूनिट्स को कवर अप कर लिया है। कौन कौन सी बताओ जल्दी से, जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखे हैं बोलो। पहली यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस को, फिर यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को, एंड आफ्टर दैट कौन सी बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त। इन तीनों को हमने डिटेल में हर एक जो चैप्टर है इनका, हर एक जो टॉपिक आने वाला है सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप ये लेक्चर्स लगा के भी और अपने प्रैक्टिस सॉल्यूशंस करना शुरू करोगे तो आपको कोई भी टर्म ऐसी नहीं लगेगी कि ये हमने नहीं पढ़ी है। इस तरीके से मैंने आपको कवर अप करवाई है तीनों की तीनों यूनिट, राइट। जिन्होंने लेक्चर लिए हैं और रिवीजन करके प्रैक्टिस लगाई है उनको ये डेफिनेटली पता चल गया होगा, ठीक है ना। चलिए और अभी चल रही है क्या, अकाउंटिंग यूनिट नंबर 2, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए कुल मिला के जो अकाउंटिंग का सिलेबस है उसको हमने 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। डेली मैं आपको इसलिए बता देती हूँ ताकि आपका भी रोड मैप बना रहे और आपको पता रहे कि कितना आपने पढ़ लिया है और कितना आपका रिमेनिंग है जो आपको पढ़ना है। और जो पढ़ लिया है उसका साथ साथ में रिवीजन भी करते रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जो 10 चैप्टर्स हैं इनमें से फर्स्ट चैप्टर जो क्या है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, वो सब हमने अच्छे से पढ़ लिया। फिर जो सेकेंड चैप्टर है कॉस्ट की मैनेज करने की टेक्निक, ठीक है, उसमें 5 टाइप्स की जो टेक्निक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया। उसके अलावा एक टॉपिक जो बजट बस्टिंग और बजटरी कंट्रोल का है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया, राइट। उसके बाद हमने बात कर ली व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। फिर जो MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और LCV जिसमें से जो काफ़ी बार सम्स हैं वो पुटअप हो जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, वो हमने उनके फॉर्मूलाज देख लिए और एग्जाम्पल देख लिया था, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने हमारा जो एक और चैप्टर है कौन सा, मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत लागत, वो हमने देख लिया था। 4 तरीके की जो टर्म्स हैं उनके फॉर्मूलाज हमने देख लिए थे। कौन कौन सा जल्दी से मुझे बताइए। मैम हमने देखा था कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, फिर PV रेशियो, फिर ब्रेक इवन पॉइंट, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने इतना अकाउंटिंग में कवर अप कर लिया है। तो मैम फिर आज हम क्या पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बताती हूँ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा 1 मोर चैप्टर जो कि है आपका कौन सा, बता दूँ, बोलो जल्दी से। ओके बताती हूँ, उससे पहले क्या कर दो सभी, अपनी अटेंडेंस लगा दो लाइक बटन को प्रेस करके, ओके, एज अ अपीयरेंस, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आज के क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा चैप्टर नंबर 7 जो कि है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, मानव संसाधन का लेखांकन, ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। इसको हम आज की क्लास में समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी सभी ज्वाइन कर लेंगे और नाउ हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, ठीक है। तो सभी ध्यान देंगे अच्छे से, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, मानव संसाधन लेखांकन की, राइट। तो जब हमें इसकी अकाउंटिंग हमें पता है क्या होता है, बता दो मुझे जल्दी से क्या होता है, बोलो। जो भी
क्या होते हैं, जो भी कोई टर्म होती है उसको रिकॉर्ड करना, उसका क्लासिफिकेशन, उसका एनालाइजेशन, ठीक है। ये सारी जो प्रोसेस चलती है उसकी रिकॉर्डिंग, है ना। सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, फिर उसका क्लासिफिकेशन हो गया, फिर उसका एनालाइजेशन हो गया, है ना। ये सारी प्रोसेस क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। हमने फर्स्ट लेक्चर भी जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में समझ लिया था। अब अकाउंटिंग करनी किसकी है, यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है ह्यूमन रिसोर्स की। तो आप सभी को मीनिंग पता होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का। मानव संसाधन क्या हुआ, बोलो जल्दी से। जो भी एक बिजनेस है, एक फर्म है, उसमें मशीन होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, सब काम होते हैं। अब मानव संसाधन का यहाँ पे क्या मतलब है, जितने भी लेबर, जितने भी लोग उस पर्टिकुलर फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, वो आपके ह्यूमन रिसोर्स है। यानी मतलब ह्यूमन और आपका रिसोर्स, यानी ह्यूमन जो काम कर रहा है उस बिजनेस में, उस फर्म में, और उससे जो फर्म को, बिजनेस को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन एक तरीके से किसका काम कर रहे हैं, एज अ रिसोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी लोग एक बिजनेस में, एक फर्म में क्या करते हैं, काम करते हैं, लोग यानी कि ह्यूमन, ठीक है, उनकी वैल्यू को क्या करना, उनकी वैल्यू, ह्यूमन रिसोर्स पता चल गया कि जो जितने भी ह्यूमन है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस में, एक फर्म में क्या है, कार्यरत है, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे जो एक बिजनेस को, एक फर्म को जो आउटपुट मिलता है, वो फर्म का क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, मानव संसाधन होता है, किसका, बिजनेस का, फर्म का। इतना समझ पे आ गया, ये बहुत नॉर्मल है, वी ऑल आर कॉमर्शियल और हमें इतना पता है, राइट, ठीक है। क्योंकि पूरी जो यूनिट 6 है वो तो आपकी क्या है, बोलो, HRM ही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना, उसमें भी ये टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओके। अब बात करते कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ फिर। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स एक बिजनेस में, एक फर्म में होता है, जितने भी लेबर हो गए, ठीक है, जो भी सुपरवाइजर, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, है ना। तो अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या हो गया, ये एक ऐसी आर्ट हो गई, ऐसी कला हो गई जो क्या करती है, वैल्यूइंग करती है, और फिर रिकॉर्डिंग करती है, और क्या करती है, प्रेजेंटिंग करती है। किस वे में, सिस्टमेटिकली वे में, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी वर्थ कितनी है, ठीक है, उसकी कितनी वर्थ है, किस में, बिजनेस में, फर्म में। और फिर उसको क्या किया जाता है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट में उसको, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें उसको क्या किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आई बात समझ में कि जब हम जो भी मानव संसाधन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उपलब्ध हैं उन सबको वैल्यूइंग करना, मतलब उनका मूल्य क्या है, कि वो कितना आउटपुट उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूइंग करना, फिर जितना वो दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, और फिर उसे प्रेजेंट करना, किसमें, जो अकाउंटिंग बुक्स है उसके अंदर। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। क्लियर है सभी को। देखिए, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको एनालाइज करना, उनको बुक्स में प्रेजेंट करना, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। वही अगर ह्यूमन रिसोर्स को, यानी जितने भी लोग हैं उनकी क्या वैल्यू है एक बिजनेस में, एक फर्म में, उनसे क्या आउटपुट निकल के आ रहा है एक बिजनेस को, फर्म को, उसको जब हम वैल्यूइंग करके, रिकॉर्ड करके प्रेजेंट करेंगे तो उसे ही हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इतना क्लियर है सभी को, बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वही बात जो अभी मैंने डिस्क्राइब की है कि रिकॉर्डिंग एंड डिस्क्लोजिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है मानव संसाधन लेखांकन, लेखा पुस्तकों में जो भी अकाउंटिंग बुक्स हैं उनमें जो मानव संसाधन है, जो भी ह्यूमंस वहाँ पे कार्यरत हैं, उनके मूल्य को दर्ज करना या फिर क्या करना, खुलासा करना, इन द सेंस कि रिकॉर्ड करना या फिर डिस्क्लोज करना, उसे ही हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आ गया समझ में, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग
की जाती है, राइट। तो मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन करने के तरीके, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, कुल मिला के 9 आपके क्या है मेथड्स है जिनके थ्रू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जाती है। कितने मेथड्स है बोलो? 9 मेथड्स है, ठीक है। उनमें से जो शुरू के 4 मेथड है ना, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी या बोल दीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब ये टर्म सभी को पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी या फिर टाइम वैल्यू, सभी को पता है, राइट, कि टाइम के साथ जब किसी चीज़ की वैल्यू क्या होती है, डिफ़र होती है, बदलती रहती है ना। तो वो जो 4 मेथड्स है वो कंसीडर नहीं करते हैं, और जो 4 मेथड्स है वो कंसीडर करते हैं। और एक जो लास्ट वाला मेथड है ना, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए बाकी तो जो 8 जो मेथड्स है वो दिए हैं किसने? फिरंगियों ने, यानी फॉरेनर्स ने दिए हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला मेथड है ना जो हम पढ़ेंगे, वो इंडियन ने दिया है, ठीक है। इंडियन ने, मैं बताऊंगी किसने दिया है, तो ये ध्यान में रखना है, इसलिए उसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के 9 मेथड है, जिसमें से 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, 4 नहीं करते हैं। 8 जो दिए हैं वो किसने दिए हैं? फॉरेनर्स ने दिए हैं, जबकि जो 1 दिया है वो किसने दिया है? इंडियन ने दिया है, ठीक है। हमारी जो भारत देश है उनमें से जो लेखा शास्त्री है उन्होंने दिया है। क्लियर है सभी को? इतना बता दो मुझे, ओके। चलिए अब एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। बता दूं इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कि कब आया मेथड, किसने दिया मेथड, तो ये तो आपको क्रैम करने वाली चीज़ें हैं, याद रखनी पड़ेगी। मेथड का नाम और किसने मेथड दिया और कब मेथड आया, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा मेथड मतलब किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी, उसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे, समझते हुए जाएंगे, ठीक है। उससे आपका जो पूरा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है वो आपको पता चल जाएगा विद डिफरेंट मेथड्स, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला मेथड सबसे पहले जो कि है आपका हिस्ट्रिकल कॉस्ट अप्रोच, ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण। क्या होता है ये जानेंगे। तो पहला कौन सा है बोलो? हिस्ट्रिकल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। किसने दिया था ये दिया था विलियम सी पायले ने। याद रखना है किसने दिया था? विलियम सी पायले ने, और असिस्ट किसके द्वारा किया गया था? आर ली ब्रूमेट और एरिक जी फ्लैमहोर्ज ने, ठीक है। विलियम सी पायले, आर ली ब्रूमेट एंड एरिक जी फ्लैमहोर्ज ने दिया था, ठीक है। डेवलप किया था, कब किया था? 1967 में। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में बार बार एक ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ से आपको याद करने में आसानी रहे और बार बार आपके गो थ्रू होता रहे, ठीक है, तो जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ये दिया था किसने बोलो? आर्ली ब्रूमेट ने, एरिक जी फ्लैमहोर्ज ने दिया था, ठीक है। मतलब इन दोनों ने क्या किया था? असिस्ट किया था, और विलियम सी पायले ने ये दिया था ये वाला मेथड कब? 1967 में। इतना क्लियर है? कौन से मेथड की बात हो रही है? बात हो रही है हिस्ट्री कॉस्ट मेथड की, ठीक है। किसके लिए बात हो रही है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी वैल्यू को किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू का पता लगाया जाएगा। देखिए ह्यूमन रिसोर्स है वो कोई मतलब असेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन ये चलता फिरता असेट है, ठीक है। ये ह्यूमन की बात हो रही है। अगर कोई मशीनरी की बात होती है तो हम देख सकते हैं उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, उस बेसिस पे हम उसकी क्या निकाल लेते हैं? वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। अब ह्यूमन की वैल्यू को किस तरीके से कंसीडर किया गया है इस मेथड में? तो हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे। अब हिस्ट्रिकल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है या जो भी लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके टोटल एक्सपेंसेस में जब उनको लाया गया था किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो उन पे कितना खर्चा हुआ था। मैम खर्चा, जब कोई एम्प्लॉय आता है तो क्या खर्चा होता है? जी बिल्कुल खर्चा होता है। क्यों नहीं होता बोलो? जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे उसमें खर्चा लगेगा कि नहीं बोलो?
फिर रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होगा, ठीक है, फिर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, ट्रेनिंग या फिर उसमें जो भी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब समझते हो ना कि जो काम उसे दिया जा रहा है वो उसको सिखाना पड़ेगा प्रॉपरली, वो ट्रेनिंग हो गई। डेवलपमेंट मतलब जो काम सीख रहा है, वो जो कर रहा है, उसके साथ साथ जो चारों ओर के और काम है उसमें भी उसको थोड़ा थोड़ा सिखाया जा रहा है, वो हो गया डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन सब में एक एम्प्लॉय का जो खर्चा आएगा वो कौन उठाएगा, वो फर्म उठाएगी। तो वही वैल्यू होगी किसकी, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। ये मेथड ये बोलता है कि हिस्ट्रिकल कॉस्ट अप्रोच मतलब जब उसे एक फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया तब उस पर कितना खर्चा लगा था, उसकी रिक्रूटमेंट पे, उसके सिलेक्शन पे, उसकी ट्रेनिंग पे, उसके डेवलपमेंट में जितना खर्चा लगा था वही उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। आगे देखिए, जैसे डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे, मशीनरी पे, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू पे क्या लगेगा, बोलो, इस पे कैपिटलाइज्ड होगी और अमोर्टाइज होगी, ठीक है। मतलब कि जो उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है कि भाई इतने साल तक ये टिक के अच्छे से काम कर रहा है और एक फर्म को आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे उसको क्या कर दिया जाएगा, जो भी अमोर्टाइज्ड वैल्यू है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, वो जो है वो लेस करके निकल के आएगी एक ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू, ठीक है। हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे मतलब जब एक कोई बंदा आपके ऑफिस में काम करने के लिए आया तब उसके रिक्रूटमेंट पे, उसके सिलेक्शन पे, उसकी ट्रेनिंग पे, उसकी डेवलपमेंट पे जो जो खर्चे लगे वो सारे खर्चे उसका वैल्यू होगा जो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। किसके अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है किसमें, हिस्ट्री कॉस्ट मेथड में। आई बात समझ में सभी को, ठीक है। दिया किसने था, कब आया, ये आप याद कर लेना। पहला मेथड हमने देख लिया, ठीक है। टोटल 9 मेथड है जिसमें से पहला देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, ओके। चलिए देखिए सेकंड मेथड कौन सा है, ये है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। देखिए नाम जो है ना, जैसे हिस्ट्री कॉस्ट यानी जो एम्प्लॉय रखा गया उसकी जो कॉस्ट आई थी तो वो होगी हिस्ट्री कॉस्ट, उसके ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, ठीक है। अब बात हो रही है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच की। अब ये अप्रोच क्या पहले देखते हैं किसने दी थी, ठीक है। ये भी किसने दी थी, एक तो एरिक जी फ्लैमहोल्ट्ज ने, ठीक है, और साथ में रेंसिस लिकर्ट ने, इन दोनों ने विकसित किया था इस अप्रोच को, ओके। अब इसमें एक ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को कैसे कंसीडर किया जाएगा, देखिए मतलब मान लो एक एम्प्लॉय सालों से आपके यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है मुझे जाना है, या फिर उसकी जगह पे मतलब कि वो जा रहा है बिजनेस से, फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से, और उसकी जगह दूसरा नया बंदा, नया एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक है। अब जो नया एम्प्लॉय आ रहा है मतलब वो तो गया, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो किस तरीके से की जाएगी, उसके बदले रिप्लेस होके जो नया आदमी आया है, नया एम्प्लॉय आया है, उसके रिक्रूटमेंट पे, उसके इनका जो RSTD इनका मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट। R मीन्स रिक्रूटमेंट, S मतलब सिलेक्शन, T मतलब ट्रेनिंग और D मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे और डेवलपमेंट में जो खर्चा आया है वही जो कॉस्ट है, मतलब वही जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो पुराना वाला क्या था, पुराना वाला छोड़ के गया है उसकी वैल्यू होगी, यानी कि रिप्लेसमेंट अप्रोच। आई बात समझ में, ठीक है। मतलब जो हिस्ट्री कॉस्ट उसमें तो क्या कि जो रियल जो एग्जिस्टेंट बंदा है उसके ट्रेनिंग पे, सिलेक्शन पे जो खर्चा आता है वो उसकी वैल्यू होगी, है ना। लेकिन इस अप्रोच में क्या होगा, रिप्लेसमेंट में मतलब उसकी जगह जो दूसरा बंदा आया है उस पर जो खर्चा लग रहा है, ठीक है, वो किसकी वैल्यू होगी, जो छोड़ के गया है ना उसकी वैल्यू होगी। जो रिप्लेस हुआ है उसके जो खर्चे हैं तो वो वैल्यू उसकी होगी जो छोड़ के गया है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है, बोलो, कि सम टोटल ऑफ एक्सपेंसेस ऑन recruitment, selection, training, development of another new employee at present who is placed by replacing an employee। यानी वर्तमान में जो एक नया कर्मचारी आया है उसके रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट में जो खर्चों का कुल योग होगा वो किसकी वैल्यू होगी, जिसे एक कर्मचारी के स्थान पर रखा गया है, ठीक है। मतलब जो कर्मचारी गया है ना उसकी वैल्यू वो होगी, ठीक है।
आ गई बात समझ में। दो मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं, एक कौन सा, एक हिस्ट्री कॉस्ट मेथड और एक पढ़ लिया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। अब बात करते हैं थर्ड अप्रोच की, वो कौन सा है, ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टर्म आई होप सभी को पता है क्या होती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जब ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले किसने दिया है ये याद रखना है, किसने दिया है बोलो, ये दिया है हिकीमैन एंड जोन्स ने, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच दी है हिकीमैन एंड जोन्स ने, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से वैल्यू निकाली जाएगी, सबसे पहले ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन कॉम्पिटिटिव बिड्स ऑफ स्कार्स एम्प्लॉयज़। ये जो दुर्लभ कर्मचारियों की जो प्रतिस्पर्धी बोलियां उन पर आधारित है, ठीक है। देखते हैं कि वैल्यू कैसे कंसीडर की जाएगी इनकी। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई भी एक फर्म ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। बात करें जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई भी नॉर्मल कॉलेज होता है, उसमें एक कॉमर्स का डिपार्टमेंट, एक आर्ट्स का और एक साइंस का डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए बात करते हैं एक ह्यूमन की, जो हमारा एम्प्लॉय है कॉलेज का, कौन बोलो, कॉमर्स का कोई भी लेक्चरर, कॉमर्स का कोई प्रोफेसर, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, मतलब उसने अपना काम कर लिया पूरा, मतलब जितने दिन उसको पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, अब वो कॉलेज को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। किसका डिपार्टमेंट है, कॉमर्स के डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है, ठीक है। अब जब वैल्यू कंसीडर की जाएगी किस बेस पे, आर्ट्स में आप जाके पूछोगे, मान लो इकोनॉमिक्स का लेक्चरर था वो, ठीक है। अब आर्ट्स में आप आर्ट्स वाले डिपार्टमेंट में जब आप जाके पूछोगे कि भाई बताओ कि ये जो कॉमर्स वाला प्रोफेसर है इसकी तुम्हारी यहाँ पे क्या वैल्यू थी, ठीक है। वो बोलेगा आर्ट्स में इकोनॉमिक्स का लेक्चरर है, मतलब कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का लेक्चरर है, तो सर आर्ट्स में भी क्या होती है, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स होती है, तो मेरे लिए इसकी वैल्यू क्या है, मान लो वो बोलेगा मेरे लिए इसकी वैल्यू है 50,000, ठीक है। मान लो कंसिडर करेगा एज अ अमाउंट में कि अगर मेरे बच्चों को ये क्या पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा देगा, तो मैं इसको 50,000 दूंगा, ठीक है। यानी एक डिपार्टमेंट में जो है उसकी वैल्यू जो अदर डिपार्टमेंट्स है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले ने बोला कि 50,000 इसकी वैल्यू है मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर हम पूछेंगे साइंस वाले डिपार्टमेंट से कि भैया ये जो कॉमर्स का है लेक्चरर है, इसकी तुम्हारी यहाँ पे कितनी वैल्यू है। वो बोलेगा कि साइंस में तो इकोनॉमिक्स का कोई काम ही नहीं होता है। चलो फिर भी ठीक है कि मतलब कि कुछ 1-2 टर्म्स होती हैं जो बता सकता है जो प्रोफेसर है, तो इसकी मेरे यहाँ पे वैल्यू 20,000 है, ठीक है। तो जब आप समझिए बात को कि कोई मान लीजिए कोई भी XYZ डिपार्टमेंट है, उसका जो क्या है, उसका जो एम्प्लॉय है उसकी वैल्यू जब अदर डिपार्टमेंट जो है वो कंसीडर करते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे ही हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। आ गई बात समझ में सभी को अच्छे से, ठीक है। पढ़िए अभी क्या बोला गया, ये किस पे आधारित होती है, ये बिड पे, बोलियों पे आधारित होती है। मतलब कि जो अदर डिपार्टमेंट्स है वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या वैल्यू लगाते हैं, ठीक है, क्या वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वही वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो देखिए वैल्यू इज इक्वल टू sum total of value or bids offered by other departments for an employee if he she gets out from one department। कहने का मतलब किसी कर्मचारी के लिए अन्य विभागों द्वारा, अदर डिपार्टमेंट्स द्वारा जो मूल्य या फिर जो बोलियों का जो कुल योग होता है वह कब कौन सी सिचुएशन में, जब वो एम्प्लॉय है वो क्या हो रहा है, वो विभाग से, डिपार्टमेंट से बाहर हो जाता है, ठीक है। वो बोलेगा भाई कॉमर्स में मेरा इतना काम है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि आर्ट्स में इसकी कितनी वैल्यू है, साइंस में इसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। वही उस पर्टिकुलर ह्यूमन की जो एम्प्लॉय है उसकी वैल्यू कंसीडर की जाएगी किसमें, जब अकाउंटिंग करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की, कौन से अप्रोच के अकॉर्डिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग। आ गई बात समझ में सभी को। एग्जाम्पल याद रखिएगा, शॉर्ट नोट बना के लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा जब आप वापस रिवाइज करोगे तब।
ठीक है। तो बात हुई है किसकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच की, जो कि है थर्ड मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की। ओके, कौन सा है फोर्थ मेथड, बोलो। ये है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, मानक लागत दृष्टिकोण। अब इसमें कैसे वैल्यू निर्धारित की जाएगी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डेवलप किसने किया, बोलो। ये डेवलप किया है डेविड वॉटसन ने। किसने, डेविड वॉटसन द्वारा ये विकसित किया गया है। कौन सी अप्रोच, बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। किसकी अप्रोच है ये, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की। किसने दी, डेविड वॉटसन ने। ओके, अब देखते हैं इसमें वैल्यू किस तरीके से कंसिडर की जाएगी, एम्प्लॉय की या फिर जो रिसोर्स है एज अ ह्यूमन, किसके पास, किसी फर्म के या ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, तो किस तरीके से कंसीडर करेंगे, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जो उनकी क्या रखी जाती है, जो उनकी ग्रेड होती है, मतलब पे ग्रेड जो होता है उनका, वही उनकी क्या होगी, वैल्यू कहलाएगी। अब मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहा है। ठीक है, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक होता है एसोसिएट प्रोफेसर, एक होता है प्रोफेसर। ठीक है, उन तीनों के क्या क्या पे ग्रेड है। ठीक है, क्योंकि उनका डेजिग्नेशन अलग अलग है, उस हिसाब से उनका अलग अलग पे ग्रेड है। ठीक है, तो उनका जो पे ग्रेड है या फिर उनका जो खर्चा आया है किस पे, उनके उस पे रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे। ठीक है, उन सबको मिला के जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, यहाँ पे आदमी से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, पद से लेना देना है कि वो कौन सी पोस्ट पे है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे है, वो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे है, वो प्रोफेसर की पोस्ट पे। ठीक है, तो पे ग्रेड कितना है उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का, वही उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, उस ह्यूमन की क्या होगी, वैल्यू कंसीडर की जाएगी। आ गई बात समझ में, बहुत इजी है ये तो। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच यानी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का जो पे ग्रेड है वही उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, ह्यूमन की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। वही बात लाइक फॉर एग्जांपल दिए हैं आपको, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, इनका जो पे ग्रेड होता है वही इनकी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ठीक है, एज अ, क्योंकि वो क्या है, स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी उनका। ठीक है, कि इतना पे ग्रेड रहेगा और वही कंसीडर की जाएगी वैल्यू उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। ओके, क्लियर है सभी को, यहाँ पे डेजिग्नेशन के बेस पे वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो हमने बात कर ली है अभी तक कितनी अप्रोचेस की, 4 अप्रोचेस की बात कर ली हैं। इन चारों में आपने देखा होगा कहीं पे भी प्रेजेंट टाइम को क्या नहीं किया गया है, कंसीडर नहीं किया गया है। अलग अलग अप्रोचेस हैं सबकी, राइट। तो चलिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या है ना, इनमें थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं। तो जितना ज़्यादा आप माइंड में बार बार उनको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, उतना जल्दी वो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले बताओ जल्दी से। मैम हमने देखा है क्या होता है अकाउंटिंग, क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इतना पता है सभी को। फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसका क्या मतलब हुआ, जो पर्टिकुलर ह्यूमन, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके फर्म में, आपके बिजनेस में काम करता है, उसकी वैल्यू को, उसकी जो वैल्यू है उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना और प्रेजेंट करना। उसे ही हम बोलेंगे क्या, किस में प्रेजेंट करना, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में प्रेजेंट करना, उसे ही हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इतना क्लियर है, मानव संसाधन लेखांकन। अब मानव संसाधन लेखांकन किस तरीके से किया जाएगा, इसकी कुल कितनी अप्रोचेस है, इसकी कुल अप्रोचेस है 9। कितनी है, 9, जिसमें से जो स्टार्टिंग की 4 अप्रोचेस है वो उसमें प्रेजेंट टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, जो 4 बात की अप्रोचेस हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, उनमें किसको कंसीडर किया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, राइट। उसके बाद में जो लास्ट है 9th अप्रोच, वो किसने दी है, 8 जो अप्रोचेस हैं, 8 जो मेथड्स हैं वो दिए हैं फॉरेनर लेखा शास्त्रियों ने, जबकि जो 9th है वो किसने दिया है, इंडियन जो लेखा शास्त्री है उसने, जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं 4 अप्रोचेस अभी तक हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी? पहली हमने पढ़ी थी हिस्ट्री कोस्ट अप्रोच, बहुत इजी है, हमने समझा था क्या होता है मैम। हमने देखा उसमें जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो जब आता है एक कंपनी में काम करने के लिए, उस टाइम पे उसकी जो रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे जो उसकी क्या निकलती है, कॉस्ट आती है, वही उस एम्प्लॉय की, उस ह्यूमन की क्या होगी, वैल्यू कंसीडर की जाएगी। बात हो गई हिस्ट्री कोस्ट अप्रोच की, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था क्या? रिप्लेसमेंट कोस्ट अप्रोच। अब इसका क्या मतलब है? रिप्लेसमेंट कोस्ट का मतलब कि जब एक कर्मचारी जा रहा है जॉब को छोड़ के, उसकी जगह रिप्लेस होके जब दूसरा कर्मचारी आ रहा है, दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है, उसके ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, सिलेक्शन पे, रिक्रूट पे जितनी भी कॉस्ट आती है वही क्या होती है, वैल्यू होती है किसकी? जो कर्मचारी छोड़ के गया है उसकी वैल्यू होती है, कंसीडर की जाएगी किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। ये बोलता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। फिर थर्ड हमने पढ़ी कौन सी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अब इसमें क्या पढ़ा हमने? जब एक डिपार्टमेंट का कोई जो एम्प्लॉय है वो जब छोड़ के जाता है, काम छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन, तब जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो जब उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, वही पर्टिकुलर वैल्यू होती है किसकी? उस एम्प्लॉय की। ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो समझना किससे है? एग्जाम्पल से। कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर है वो जब जा रहा है छोड़ के कॉलेज, तो आर्ट्स वाले और जो साइंस वाला डिपार्टमेंट है वो उसकी क्या वैल्यू लगाते हैं, वही वैल्यू होगी किसकी? कॉमर्स वाले प्रोफेसर की। कौन सी अप्रोच में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड में, राइट। उसके बाद हमने फोर्थ अभी जो लास्ट पढ़ा है कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, मानक लागत अप्रोच। इसमें हमने क्या पढ़ लिया मैम? ये तो बहुत इजी। इसमें हमने पढ़ा कि जो डेजिग्नेशन होता है उसके जो उस पे जो पे ग्रेड दिया जाता है, यानी एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, प्रोफेसर को क्या पे ग्रेड दिया जाता है, वही उस पद पे जो बैठा कर्मचारी है उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? 4 अप्रोचेस अच्छे से पढ़ ली है, इसकी अच्छे से आप क्लास को लगाइएगा और किसने दी है, कब दी है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 4 अप्रोचेस को पढ़ लिया है, बाकी जो 5 अप्रोचेस पढ़ी है उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये सम अप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन अप्रोचेस की जो 5 रिमेनिंग है, पेंडिंग है, इनकी चर्चा कल की क्लास में की जाएगी, ठीक है। अब नाउ इट्स टाइम फॉर योर फीडबैक, ठीक है। जल्दी से बता दो किस किस ने अटेंडेंस नहीं लगाई है, चाहे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो चाहे लाइव देख रहे हो, सभी को क्या करना है? सबसे पहले अटेंडेंस लगा देनी है एज अ अपीयरेंस, किस पे? लाइक बटन को प्रेस करके। क्लियर है ना सभी को? और उसके साथ में क्या करना है? उसके साथ में अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है अच्छे से, ठीक है, जो मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए, देखिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करके इफेक्टिवली, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा आपके माइंड में जाए, इस तरीके से कंटेंट को प्रिपेयर करके आपके लिए लेके आते हैं। और बदले में चाहते क्या है कि आपको वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप अपना क्या दो? उसके प्रति फीडबैक दो। उससे फिर मन करता है एक टीचर का भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करे और आपका जो गोल है उसको अचीव कराने में आपकी भी 100% आपके साथ मिलके एफर्ट्स करे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर अच्छा लगा है, कंटेंट समझ में आया है, तो ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो कि मैम आप थोड़ा सा इस तरीके से बताया करो, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपके लिए लेके आती ही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल वे में समझ में आए, है ना। तो कोई सजेशन भी अगर देना चाहो तो वो भी आप ज़रूर जो कमेंट सेक्शन है उसमें पुट अप कर सकते हो, ओके। बिकॉज हमारा सिर्फ एक ही ड्रीम है जो हमें अचीव करना है। क्या बोलो जल्दी से? वी ऑल वांट JRF, राइट। क्लियर है ना सभी को? तो अच्छे से बस क्या करना है, अपने आप को झोंक देना है तैयारी करने में, कंसिस्टेंसी के साथ पूरा शेड्यूल बनाओ और उस पर टिके रहो, राइट। और साथ में बोलूँगी कि अगर क्या सबसे पहले देखो
कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा पेपर 2 का क्या मिल रहा है, पेपर 2 का पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको इवन अगर आप लेक्चर्स लेते हो तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपको बुक की भी नीड नहीं होगी जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस टाइम पे। मैंने बोला मैं जो करा रही हूँ वो अच्छे से समझो और साथ में अपनी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और उनको रिवाइज कर लोगे एंड प्रैक्टिस लगा लोगे तो इट्स वेरी वेरी इनफ फॉर यू, इतना आपके लिए पर्याप्त है। ओके ना, क्योंकि मैं आपके लिए इफ़ेक्टिवली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से लेके आती हूँ कंटेंट कि आपको कहीं इधर उधर बुक्स तलाशने की ज़रूरत ना पड़े। ओके ना, तो जो PDF है वो आपको एज ए नोट्स जो PDF है वो भी आपको मिल जाता है। कहाँ पे, जो फिलर फॉर्म की वेबसाइट है www.ugcnet.com, वहाँ पे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे जब लेक्चर लगता है तो नाइट को आपके लिए जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, जिनको आप कलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको लिखने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ना पड़े। बस जो आप समझते हो उसको अपनी लैंग्वेज में अपने शॉर्ट नोट्स बना के लिखा करो, बाकी जो मैं लेके आती हूँ उसको साथ में रीड आउट कर लिया करो, रिवाइज कर लिया करो। फिर जो पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर यूनिट है, उसके प्रैक्टिस MCQs लगाया करो। वो पूरा का पूरा टॉपिक, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपका जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करते रहना है। बाकी बोलूँगी जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है वो भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा, काफ़ी इफ़ेक्टिवली आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कोई भी डाउट क्वेरी हो आपके पास ये अवेलेबल है सोशल साइट्स और कॉन्टैक्ट नंबर जहां से आप अप्रोच कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है साक्षी गोस्वामी नाम से। कोई भी डाउट क्वेरी हो वो आपको ज़रूर रिसॉल्व करवा दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।